अभी मेरी शादी को 2 महीने ही हुए थे कि मेरे पेट में हर वक्त दर्द रहने लगा। एक दिन तबीयत बहुत बिगड़ गई तो मेरी सास और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसकी बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। वह बोली, डिलीवरी का वक्त आ गया है, मरीज को डिलीवरी वार्ड में ले चलो। मुझे लगा मेरा पति अभी मुझे तलाक दे देगा, मगर वह मेरा हाथ थाम कर बोला, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक बच्चे को जन्म दे दिया और मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि यह मेरा ही बच्चा है, क्योंकि शादी से पहले मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं था। मैं उस बच्चे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और असल में मुझे हैरानी तब होती थी जब मेरी सास मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती और रोती जाती थी। एक दिन उसका राज मालूम करने के लिए मैंने सास के मोबाइल से अपने पति को मैसेज कर दिया। पति का जवाब पढ़कर तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैं आईने के सामने खड़ी अपनी मुरझाए हुए वजूद को देख रही थी। मेरी आंखों के नीचे हल्की हल्की काली लकीर बन चुकी थी। सर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे और रंग भी ऐसा हो गया कि देखकर ही दिल परेशान हो जाता। मैं काफ़ी मोटी भी हो चुकी थी, जबकि मेरे कमरे में लगी तस्वीरों में तो मैं पहचानी ही नहीं जाती थी। नरम नाजुक चेहरा, मौलाना सितारों की तरह वो रोशन आंखें। मैं अब हर वक्त परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मेरी उम्र की लगभग सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी, जबकि मैं अभी तक कुंवारी थी। मेरी माँ मुँह से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे मालूम था कि वह अंदर ही अंदर मेरे लिए परेशान रहती थी। मैं आईने के सामने खड़ी थी जब भाभी की आवाज़ आई। वह बोली, रूपाली आ जाओ, चाय बन गई है, साथ बैठ के पीटते हैं। मैं भी उनके साथ चल पड़ी। भाभी तेज तेज चलती, जबकि मैं लंगड़ा कर चलती थी। वह आगे निकल गई तो पीछे मुड़कर मुझे देखकर हंसते हुए बोली, जब से तुम्हारा भतीजा 2 साल का हुआ है, मुझे हर काम जल्दी करने की आदत पड़ चुकी है, आ जाओ मेरे साथ। भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं साथ चलते हुए बोली, अंजलि तुम मुझसे तो उम्र में छोटी हो ना। उसने इस बात पर सर हिला दिया तो मैं बोली, तुम्हारी शादी तो 5 साल पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि तुम बहुत हसीन हो। देखो मैं आज तक अपने माँ बाप पर बनी बैठी हूँ, क्योंकि मैं लंगड़ी भी हूँ और मोटी भी। अंजलि एकदम परेशान हो गई। वह बोली, चुप करो रूपाली, ऐसी बातें नहीं करते, भगवान सब बेहतर करेगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, वह तुम्हारे लिए बेहतर ही पति ढूंढेगा। मैं चुप हो गई थी। शाम को मैं अपने कमरे में बैठी रामायण पढ़ रही थी जब मेरी भाभी भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। वह बोली, रूपाली जल्दी से कोई अच्छा सा ड्रेस पहनकर बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए एक नया रिश्ता आया है। मैं तो भाभी की तरफ देखती ही रह गई। मैं बोली, अंजलि मेरे लिए रिश्ता, और वह कैसे? भाभी हंसने लगी और बोली, माँ ने रिश्ता लेकर आने वाली आंटी से बात की थी, वह लेकर आई हैं। मैं बोली, अंजलि क्या फ़ायदा तैयार होने में? वह बोली, ना उम्मीद वाली बातें मत करो, देखो सुबह हमने तुम्हारे रिश्ते के लिए प्रार्थना की, अब आ गया। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वह तुम्हें पसंद भी कर लेंगे, हो सकता है हमारी यह प्रार्थना भी सफल हो जाए। मैं तैयार होकर बाहर आ गई तो एक लड़का एक आंटी बैठी हुई थी। आंटी मुझे देखकर खुशी से उठकर खड़ी हो गई। उसने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, जबकि मैंने तिरछी नज़र से उस लड़के की तरफ देखा था। आज मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि पहली नज़र की मोहब्बत किसे कहते हैं। वह लड़का भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मेरे दिल से सच्ची दुआ निकली थी कि हे भगवान, ये लोग मुझे पसंद कर दें। तभी आंटी बोली, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, अगर आप कहें तो हम इसे अभी अंगूठी पहना कर जाते हैं। तभी मैंने नज़र उठाकर उस लड़के की तरफ देखा तो वह अभी भी मुझे ही देख रहा था। माँ बोली, अगर यह बात मेरे हाथ में होती तो यकीनन आपको अंगूठी पहनाने की इजाज़त दे देती, मगर आप तो जानती हैं ना कि शादी ब्याह के मामले मर्दों के हाथ में होते हैं। रूपाली के पिताजी जब ऑफिस से वापस आ जाएंगे तो उनसे बात करके मैं आपको कॉल कर दूंगी। वह लोग चले गए थे, मगर मेरा दिल अभी तक बेहद धड़क रहा था। फिर यह हुआ, मेरे सारे फैसले भगवान ने अपने हाथों में ले लिए। दोनों तरफ से ही हाँ हो गई थी और सिर्फ 1 महीने के बाद ही शादी की तारीख भी तय हो गई। मैंने अपने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया था कि मुझे धूमधाम से शादी नहीं करनी।
मेरे दिल में यही डर था कि लोग मुझे देखकर हंसने लगेंगे। फिर मेरी और रोहन की शादी हो गई और मैं रोहन की दुल्हन बन चुकी थी। मैं बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद ही रोहन भी कमरे में आ गया। वह भी खुश लग रहा था। उसने मुझे मुंह दिखाई की रस्म पर अंगूठी पहना दी और बोला, रूपाली मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो। जबकि मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? वह एक मोटी सी बेरौनक लड़की को पाकर खुश हो गया। मैं बोली, मुझे एक बात पूछनी है। आप मुझे यह बताएं कि आपने मेरे साथ शादी क्यों की? वह मेरे सवाल पर हंस दिए और बोले, जाहिर सी बात है तुम मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने कर ली शादी। मैं सवाल ही सवाल निकाल रही थी। रोहन का जवाब सुनकर मेरे मुरझाए हुए दिल को सुकून मिल जाए। मैं बोली, मुझ में क्या पसंद आया था आपको? यह बोले, तुम्हारी ओरिजिनलिटी, तुम जैसी हो वैसी हमारे सामने आ गई। तुमने खुद को मेकअप करके पर्दे में नहीं छुपाया था। मैं मुस्कुरा दी। मेरी शादी के बाद ही खूबसूरत लम्हे शुरू हो गए। मेरा पति मुझ पर जान निछावर करता, जबकि मेरी सास तो मेरा अपने माँ बाप की तरह ही ख्याल रखती। मैं बहुत मोटी हो चुकी थी। रोहन के साथ मैं बिल्कुल जचती नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि डाइटिंग शुरू कर दूं। मगर मेरी सास ने साफ मना कर दिया। बोली, अगर तुम स्मार्ट हो गई ना तो रोहन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगोगी। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई। खैर, हर शाम मेरी सास रोहन के आने से पहले मुझे कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खिलाती, जो कि मैं उनकी मोहब्बत समझकर खा लिया करती। आज एक केक खिलाया था, जिसे खाते ही मेरे पेट में ज़ोरों से दर्द शुरू हो चुका। अब तो हर रोज़ ऐसा ही होता था। मेरी सास जब भी मुझे कुछ मीठा खिलाती तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता। जब तक रोहन घर आते तब तक दर्द से परेशान हो जाती और फिर वह सारी रात मेरे लिए जागता रहता। यूँ हम दोनों को एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करने का मौका ही नहीं मिलता। मैं इस वजह से बहुत परेशान थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सास का दिया हुआ मीठा खाऊं ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी सास पर शक होने लगा था कि शायद वह मेरी और रोहन के प्यार से जलने लगी थी और हमें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रही थी। मेरी सास मेरे लिए कस्टर्ड बना कर लाई तो मैं बोली, माँ जी मैं इसे अपने कमरे में जाकर खा लूँगी। वह कहने लगी, अभी मेरे सामने खाओ। मैंने बहाने से कहा, उल्टी जैसा लग रहा है। वह बोली, जब ठीक हो जाए तब खा लेना। मेरी सास मुस्कुरा दी। मैंने अपने कमरे में आकर उस कस्टर्ड को खाने की बजाय छुपा दिया। मुझे लगा था कि आज मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, मगर मेरा अंदाज़ा गलत निकला। मेरे पेट में दर्द शुरू हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता वह बढ़ने लगा। मैं दर्द से कराने लगी। मेरी सास मेरे कमरे में भाग कर आई और बोली, क्या बात है बेटी? मैं रोते हुए बोली, रोहन को बुला लो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तब तक रोहन भी आ चुके थे। उन्होंने मेरी हालत देखी। वह जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर गए। मेरी सास मुझे दिलासा देती रही। अस्पताल पहुंचकर मुझे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोला, पेशेंट की डिलीवरी का समय आ गया है, पेशेंट को डिलीवरी वार्ड में लेकर चलो। मैं हक्का बक्का हो गई थी और उस डॉक्टर की तरफ देखती रह गई। मैं चिल्लाई और बोली, यह नामुमकिन है, क्योंकि मेरी शादी को तो अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। मुझे लगा था कि मेरा पति अभी मुझे तलाक दे देगा, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। मैं गुस्से से बोली, रोहन मुझे अस्पताल से ले चलो, मुझे नहीं करवाना यहाँ इलाज। यह डॉक्टर पागल है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन मेरा दर्द अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैं चीखने लगी। रोहन ने जल्दी से मेरा हाथ थाम लिया और बोला, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह सब बाहर चले गए और मेरी डिलीवरी का वक्त शुरू हो गया। 2 घंटे की कोशिश के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि यह बच्चा मेरा ही है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से अपने बच्चे को पैदा होते हुए देखा था, इसलिए मुझे यकीन करना ही पड़ा। मैं दुख और गम से बेहोश हो चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रोहन का सामना कैसे करूंगी। वह शायद अब मुझे तलाक दे देगा। बिरादरी में मेरी कितनी बेइज्जती होगी। यही बातें सोच सोच कर मैं रोने लगी थी। थोड़ी देर हुई कि रोहन और मेरी सास कमरे में आ चुके थे। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। मेरी सास ने मुझे मुबारकबाद दी और बच्चा मेरे सामने करके बोली, देखो बहू, बेटा हुआ है। यह तो हूबहू तुम पर गया। मैंने मुंह फेर लिया था। मैं बोली, इसे मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाएं। रोहन बोला,
क्या बात है रूपाली, तुम्हें किस बात का शक हो रहा है? तुम इस छोटे से बच्चे के ऊपर जुल्म मत करो। हम घर आ गए तो मैंने अपनी सास और रोहन को सख्ती से मना कर दिया कि वह मेरे घर वालों को इस बच्चे की पैदाइश के बारे में कुछ भी ना बताए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी को पता चले कि उनकी बेटी ने शादी के 2 महीने बाद ही उन्हें नाना बना दिया है। रोहन अभी मेरा बहुत ख्याल रखता था। उनकी जगह कोई और मर्द होता तो अब तक मुझे तलाक दे चुका होता। मेरी सास इस बच्चे को संभालती थी। मुझे तो उसका मुंह देखने का भी दिल नहीं करता था। रोहन ने उसका नाम यश रखा हुआ था। मैंने एक बात गौर की थी, जब से हमारे घर में यश पैदा हुआ मेरा पति हर वक्त अपनी माँ के साथ लड़ता रहता, जबकि उसने कभी भी अपनी माँ के साथ ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी। जब भी वह रोता तो मेरी सास उसे मेरे पास ले आती और कहती, बेटी इसको चुप करवा दो, बच्चा माँ की खुशबू को तरस रहा है। मैं मुंह फेर लेती और फिर कहती, नहीं मैं नहीं ले सकती, मेरी तबीयत खराब है। तो मेरी सास रोने लगती और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहती, मुझे माफ़ कर दो। मैं वजह पूछती तो वो कुछ ना कहती। मैं सचमुच बहुत हैरान थी कि आखिर में यह सब क्या हो रहा है। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। रोहन अब ऑफिस से लौटे तो मेरे सास के बोलने की आवाज़ आने लगी। वह बहुत ऊंचा बोल रही थी। ऐसा मालूम होता जैसे वो बहुत गुस्से में बोली, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकूं। इस माँ को कहो कि बच्चा संभालना है तो संभाले, नहीं तो हम बच्चे के लिए दूसरी माँ ले आएंगे। तभी रोहन की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी। वह कह रहा था, माँ यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप वह सब न करती तो आपने जो किया है तो यकीनन हालात इससे अलग ही होते। मेरी सास रो रही थी। थोड़ी देर बाद रोहन अपने कमरे में आया तो मैं थोड़ी देर बैठी। मुझे लगा कि वह मेरे हो चुके हैं। मैं बच्चे को जन्म देने के बाद बहुत स्मार्ट हो चुकी थी। मैं खुश थी, लेकिन अब मुझे अपनी सास पर शक हो गया था। मुझे लगने लगा था मेरी सास मुझे हर शाम मीठा खिलाया करती थी। कहीं उसकी वजह से मेरे घर में बच्चे की पैदाइश तो नहीं हुई, क्योंकि जब से बच्चा पैदा हुआ था मेरी सास ने मुझे कुछ भी मीठा नहीं खिलाया। रोहन ने यश के लिए काया का इंतज़ाम कर दिया था। अब आया ही वह बच्चे का ख्याल रखती थी। एक शाम को मैं सोकर उठी तो आया बोली, मेम साहब आपकी सास पागल है क्या? मैं बोली, नहीं तो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वह बोली, आज जब आप सोई थी तो आपकी सास आपके पास आकर बैठी थी और रोई चली जा रही थी और बार बार आपसे माफ़ी मांगती रह रही। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई। अब मुझे अपनी सास पर बहुत शक बढ़ गया था। उसने कुछ भी ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने 2 महीने में ही बच्चे को जन्म दे दिया। मैंने आया से कह दिया कि तुम अब मेरी सास पर नज़र रखना। वह दिन भर जो भी कुछ करती है मुझे एक बार आकर ज़रूर बताना। वह मुस्कुरा कर बोली, मेम साहब मैं तो आपकी ही वफ़ादार हूँ। फिर अब मेरे दिल को थोड़ा बहुत सुकून मिल गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि यह काम करने वाली औरतें ही बहुत अच्छी जासूस हुआ करती हैं। रोहन स्टडी रूम में थे। वह अपने ऑफिस के काम उसी रूम में बैठकर किया करते थे। मैं उनके लिए चाय बनाई और वही लेकर गई। मैंने सोचा कि चलो 2 पल बैठकर अपने पति से बात कर ली जाए, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला और देखा उनके हाथ से एक फ़ोटो छूटकर ज़मीन पर बिखर गई। मैंने उस पर नज़र डाली तो फ़ोटो में रोहन मुस्कुराया हुआ खड़ा था और साथ में कोई मजबूती से थामा हुआ था। इससे पहले कि मैं उस लड़की की शक्ल देख पाती, रोहन ने वह फ़ोटो उठा ली। मुझे एक पल के लिए शक हुआ कि शायद मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है, और यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। रोहन जल्दी से उठा और बोला, आओ रूपाली मेरे साथ बैठो। मगर मैं सर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। इस सदमे ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। मैं उल्टे कदमों से वापस लौट आई और अपने कमरे में आकर लेट गई। मैं बहुत परेशान थी और रोते हुए कब सो गई मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा। मैंने नींद में भी बहुत बुरे सपने देखे और हर सपने में यह देखा कि रोहन मुझसे दूर होता जा रहा है। मैं रोहन की आवाज़ सुनकर ही उठकर बैठी थी। रोहन परेशान लग रहा था। वह बोला, क्या बात है रूपाली, तुम नींद में बार बार रो क्यों रही थी? मैं वैसे ही परेशान थी, इसलिए कोई जवाब नहीं दिया। मैं बोली, कुछ नहीं, बस बुरा सपना देख लिया। रोहन बोला, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। रोहन कमरे से बाहर चला गया तो मेरी नज़र पानी की जग पर पड़ी। उसमें पानी नहीं था, जबकि प्यास से मेरे गले में कांटे चुभ रहे थे।
मैं भी जग उठाकर रोहन के पीछे ही चल पड़ी थी, लेकिन मेरे कदम किचन से आते ही आवाज़ सुनकर रुक गए थे। माँ जी रोहन के साथ कुछ बात कर रही थी, जिसके जवाब में रोहन बोला, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैंने दूसरी शादी की है, उससे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। ये बातें हथौड़े की तरह मेरे दिल पर बरस रही थी। क्या रोहन ने दूसरी शादी की है? मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं फिर उल्टे कदम वापस लौट आ गई। कमरे में जब रोहन वापस आया तो मुझे देखकर दंग रह गया। वह बोला, रूपाली, जब मैं कमरे से गया था तब तुम संभल चुकी थी और अब फिर से तुम्हारा चेहरा मायूस लग रहा है। मुझे बताओ, हुआ क्या है? किस बात की टेंशन ले रही हो? दिल तो कर रहा था कि मैं कह दूँ रोहन, आपकी दूसरी शादी का दुख मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है, मगर मैं चुप रही। मैंने रोहन से नींद की गोली मांगी। मैं बोली, अगर मैं जागती रही तो आज मेरा दिमाग फट जाएगा। रोहन ने कुछ भी कहे बिना मुझे गोली दे दी। ना जाने कितने घंटे सोई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो रोहन ऑफिस जा चुका था। मैं बाहर आ गई। अभी तक मेरा दिमाग फट रहा था। तभी मेरी नज़र मेरे सास के मोबाइल पर पड़ी। वह सोफ़े पर पड़ा हुआ था। मैंने मोबाइल उठाया और रोहन के स्टडी रूम पे आ गई। मैंने रोहन के नंबर पर मैसेज किया और कहा, रूपाली का क्या करना है? इस मैसेज को सेंड करने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। इतनी देर में ही रोहन की कॉल आ गई। फ़ोन बजने लगा तो मेरे हाथ थर थर काँपने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मगर इतनी देर में फ़ोन बंद हो गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन एक बार फिर से मोबाइल बजने लगा। जब तीसरी बार कॉल आई तो मैंने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन से रोहन की गुस्से वाली आवाज़ बाहर आ रही थी, माँ, आप रूपाली की जान को छोड़ क्यों नहीं देती? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? अपने पसंद से शादी की थी आपके बेटे ने। जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, रूपाली को नहीं। आपको याद है ना, 2 साल पहले मैंने रूपाली से मोहब्बत करके शादी की थी, जब आप चाहती थी कि मैं आपकी सहेली की बेटी से शादी कर लूं। लेकिन मैं राज़ी नहीं हुआ और आप भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। मजबूरन मुझे रूपाली के साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। मैं जब दुल्हन बनाकर उसे घर ले आया तो आपने हर तरह की कोशिश की। हम दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा की और अलग ना कर पाए तो आपने रूपाली का एक्सीडेंट करवा दिया कि वह मर जाए। लेकिन माँ, मैं सोचता हूँ कि आपका दिल इतना पत्थर दिल कैसे बन गया था? एक जिंदा इंसान की जान लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए होता है। रूपाली उस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैरान थे कि पेशेंट बच कैसे गई, मगर वह कोमा में चली गई थी। और जब आपको मालूम पड़ा कि वह माँ बनने वाली है, तब आप पहली बार आपको अपनी गलती का एहसास हुआ था। तब आपने मुझे सारा सच बता दिया। आपको याद है ना माँ, मैंने कई महीनों तक आपसे बात नहीं की थी। रूपाली बच्चे की वजह से जल्दी ठीक हो गई। वह कोमा से बाहर तो आ गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। वह यही समझती थी कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। इसके अलावा उसके माँ बाप उसे अपने साथ ले गए। माँ, आप भी जानती हैं कि 6 महीने बाद जब रूपाली की भाभी की कॉल आई थी कि आप रूपाली को फिर से शादी करके ले जाएं, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए वह डिप्रेशन की शिकार हो रही है। उस दिन मैंने आपसे बात की थी और कहा था हम उसके लिए रिश्ता लेकर जाते हैं। जब रूपाली शादी करके हमारे घर आई तो आप उसका बहुत ख्याल रखती थी। आपने ही उसकी दवाइयों की जिम्मेदारी उठाई थी और उसे मिठाई में दवा डाल कर देती थी। अब आप फिर से लोगों की बातों में आ गई कि मैंने दूसरी बार भी रूपाली से ही शादी क्यों की, जबकि आप यह भी जानती हैं कि यह शादी सिर्फ रूपाली को दिखाने के लिए की गई थी। वह तो अभी भी इस सदमे में है कि शादी के 2 महीने बाद ही उसने बच्चे को जन्म कैसे दिया, इसलिए उसने खुद को अपने सगे बच्चे से दूर रखा हुआ है। रोहन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और जबकि मुझे उसकी यह तमाम बातें सुनकर झटके महसूस होने लगे। मैं लड़खड़ा कर पीछे जाकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल की बेड पर पाया था। मुझे सारी बातें याद आ चुकी थी, सब कुछ याद आ गया था। मैं रोहन से बोली, मेरा यश कहाँ है? रोहन मुस्कुरा दिया। मैंने पहली बार अपनी औलाद को छुआ था। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। हालांकि यह बिल्कुल भी आसान नहीं था,
उनकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत लम्हों को खो चुकी थी। फिर मैंने उन्हें ये सोचकर माफ़ कर दिया था कि क्या पता ऊपर वाला भी मुझे माफ़ कर दे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।